नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने फुल कोर्स ग्राम पंचायत अधिकारी का फ्री में देने का वादा किया है और उसी क्रम में हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने कम से कम 10 से 12 वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट में है। और राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका हमने कल की वीडियो में देखा था। हमने कल की वीडियो में आधा ही कवर कर पाया था, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी बन चुकी थी, 25 मिनट के लगभग वीडियो बन चुकी थी। आज उसी के आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो राज्य निर्वाचन आयोग कार्य निर्वाचन में भूमिका, पंचायत चुनाव में क्या भूमिका है राज्य निर्वाचन आयोग की, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने कल बोला था आपको 23 अप्रैल 1994 डेट याद करनी है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। उसके बाद मुख्यालय कहाँ, तो लखनऊ में। परिणाम इनका क्या काम है, परिणाम की तिथि और परिणाम की घोषणा करना, मतगणना के लिए तिथि और स्थान का निर्धारण, चुनाव प्रतीकों का आवंटन करना और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना, मतदान की सूची की तिथि और निर्धारण करना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मजिस्ट्रेट की निर्वाचन में नियुक्ति करना और उत्तर प्रदेश ग्रामीण और स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो मनोज कुमार है। आपको ये सब कल हमने पढ़ाया था, कल आपको पता भी होगा। इसके बाद भी हमने क्या देखा था, इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है। उसके बाद हमने 73वां 74वां संशोधन से 1994 में ये लागू हुआ। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है और उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त की कैसे नियुक्ति होती है और कितने वर्ष तक वो कार्य करता है। उसके बाद हमने कब उत्तर प्रदेश पंचायती निर्वाचन नियमावली 1994 कुछ परिभाषाएं देखी, उनमें कैसे कैसे हैं। उसके बाद जो हमने मेन देखा कल, वो देखा राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका। सबसे पहले हमने देखा मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सबसे पहले जो नियुक्ति होती है किसी चुनाव को कराने के लिए, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सबसे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घोषणा होती है, नियुक्ति होती है। उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिले का, मतलब अक्सर डीएम कोई बनाया जाता है, तो डीएम साहब जो होते हैं वो सबसे पहले अपने कार्य को सही तरीके से करवाने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। उसके बाद जो ये निर्वाचन अधिकारी होता है वो अपने नीचे मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद फिर निर्वाचन अधिकारी जहाँ पर पोलिंग होना है, वोट पड़ना है, उसके लिए एक मतदान अधिकारी पोलिंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। और जो मतदान अध्यक्ष होता है इसे पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है और मतदान अधिकारी को पोलिंग ऑफिसर बोला जाता है। इसके बाद मतदान अधिकारी के बाद जो निर्वाचन अधिकारी होता है, वो जो ये दो एजेंट होते हैं, एक निर्वाचन अभिकर्ता होता है, कोई मतदान अभिकर्ता होता है। एक को तो मतलब प्रत्याशी जो होते हैं वो अपने लिए मतदान अभिकर्ता को खड़ा करते हैं, और निर्वाचन अभिकर्ता भी उसी ग्राम से संबंधित कोई भी सदस्य बन सकता है, उसका भी कार्य मेन उसी तरीके से होता है। दोनों लगभग लगभग सेम ही है। आप इसका डिटेल वीडियो कल वाली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद जो आज मेन हमें पढ़ना है वो है निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण करना भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर कार्य करता है। हम देख रहे हैं निर्वाचन की सूचना देना, दिनांक का निर्धारण की कब चुनाव होना है। चुनाव से पहले अधिसूचना जारी करता है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश कि कब पंचायत चुनाव होना है और कितने चरण में पंचायत चुनाव होना है, कौन से जिले में कब चुनाव होगा। इनका मुख्य काम ही है। जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए, ग्राम पंचायत सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है, चुनाव से पहले भी हो। जो मुख्य चुनाव अधिकारी जिसको चुनाव अधिकारी बना के भेजेगा जिले में, वो इसके लिए कर सकता है कि पहले सदस्य चुने जाएं। अब प्रतिबंध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब वो एक सूचना जारी कर सकता है जो उसके जिले में जितने भी गांव हैं सबके लिए, कि वह ग्राम प्रधान का चुनाव होने से पहले ही सदस्यों का चुनाव अपने आप में ही कर ले।
कि अगर जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी चाहे तो करवा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए। अब क्या क्या कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी, देखिए, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय। मतलब जो खरीदा जाता है नामांकन पत्र, उसका डेट, उस स्थान और समय निर्धारित कर सकता है निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो द्वारा जारी किया जाएगा उसी के हिसाब से जो जिला मजिस्ट्रेट जिले में होगा निर्वाचन अधिकारी, वो ये सब करवाएगा। जो जो भी नामांकन पत्र खरीदना चाहता है वो अक्सर ब्लॉक पे, जो आपके ब्लॉक होंगे वहीं से मिला करता है। तो उसका नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइड करेगा निर्वाचन अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट। फिर नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने का दिनांक, समय और स्थान। फिर जब वो फॉर्म आप भर देंगे, जो आपने नामांकन पत्र खरीदा था, तो उसको कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है। जब जमा कर देंगे तो निर्वाचन अधिकारी जो होंगे और उनकी टीम होगी उससे जांच करेगी कि आपका जो फॉर्म भरा है सही है कि नहीं है। उसके बाद उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान और समय। अब आपका सही था तो सही है, अगर नहीं है, कुछ लोग नामांकन वापसी लेते हैं, तो उसका भी दिनांक, स्थान और समय बताया जाएगा। इन तीनों के बाद दिनांक, जब और समय जिसके बीच मतदान यदि आवश्यक होगा भी तो निश्चित करेगा। अब उसके बीच में अगर दिनांक, उम्मीदवार जब आपने अपना नामांकन वापस ले लिया, उसके बीच में अगर नामांकन वापस ले लिया तो चुनाव होगा। उसके बाद अगर आवश्यक हुआ चुनाव होगा, नहीं हुआ तो अगर निर्विरोध हो जाएगा कोई तो चुनाव वहां पर नहीं होगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम 1 व 2 के अधीन नियत किए जाए, सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीत में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करे। जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करेगा उसी के हिसाब से वह निर्वाचन अधिकारी कार्य करेगा। उम्मीदवारी से नाम वापसी, वही जो नामांकन वापस कैसे लिया जाता है। कोई भी उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवार से अपना नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे, या निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिए नियत दिनांक और समय के बीच दी जाएगी। जब भी नामांकन पत्र वापसी की डेट, तारीख या समय, स्थान जहां पर भी होगा, वह उम्मीदवारी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती, वह अंतिम होगी। अगर आपने फॉर्म भर दिया कि मुझे नामांकन अपना वापस लेना है, तो वह नामांकन वापस होके रहेगा। नामांकन वापस ले लिया, जिसने नामांकन वापस ले लिया, जिसने नहीं लिया, अब जो बचे हुए हैं उनके निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूची और प्रतीक का आवंटन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और आपका अगर राजनीतिक बैकग्राउंड है, आपके परिवार में कोई प्रधान का या क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा है, तो आप और भी बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ कि फॉर्म बेचा गया, फॉर्म लोगों ने खरीदा, उसके बाद नामांकन भरा, और उसके बाद नामांकन का एक डेट होता है कि आप नामांकन अपना वापस ले सकते हैं। लोगों ने नामांकन वापस ले लिया। अब जिन्होंने नामांकन वापस ले लिया, अब जो बचे हैं उनका निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाएगा निर्वाचन अधिकारी, और उनको प्रतीकों का आवंटन करेगा, मतलब सिंबल देगा। तो देखिए 10 में क्या पढ़ाया जा रहा है। नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात, जब उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने के डेट जो था उसके लास्ट डेट के तुरंत बाद, निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर चुनाव निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। मतलब जितने लोग नामांकन वापस ले चुके हैं, इसके अलावा जो भी बचे, उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा। और लिस्ट कैसे बनाया जाएगा? हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से उसका नाम बनाया जाएगा। अगर किसी का नाम आ से है, अखिलेश नाम है किसी का, तो नंबर 1 पे रहेगा, और किसी का नाम के से है तो क से है तो दूसरे नंबर, आ वाला दूसरे नंबर पे। इस प्रकार वर्णमाला अनुसार उसका नाम होगा, उसी प्रकार से सिंबल दिया जाएगा। सिंबल तो पहले से डिसाइड होता है कि 1 नंबर पर पंचायत चुनाव में 1 नंबर पोसाता हुआ किसान, दूसरे नंबर पे इमली, तीसरे नंबर पर कन्नी, चौथे नंबर पर कार होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में सामान्य चुनाव का यही तरीका है। अब उसके हिसाब से आपका नाम क्या है? अगर आपका नाम आ से है तो आपको अनाज उसाता हुआ किसान सिंबल मिलेगा प्रधानी के चुनाव में। इसी प्रकार से
उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णमाला अनुक्रम होंगे और उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिए गए हों। वर्णमाला अनुक्रम का अवधारणा उम्मीदवारों के वास्तविक नाम के अनुसार किया जाएगा, मतलब सरनेम से कोई मतलब नहीं है, आपका जो वास्तविक नाम है उसी के हिसाब से दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग अलग प्रतीक आवंटन करेगा। जैसे मैंने बताया कि अक्सर मतलब पहले नंबर पर अनाज उठाता हुआ किसान, दूसरे पे इमली, तीसरे पे कन्नी, चौथे पे कार होता है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में। इसी प्रकार से प्रतीक आवंटन किया जाएगा आपको। निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा। जो प्रतीक आवंटित कर देगा निर्वाचन अधिकारी वही उसका प्रतीक होगा, सिवाय उस दशा में जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित जारी किए गए किन्हीं निर्देशों से असंगत हो। अगर कोई मतलब मामला फंस जाता है कि यह इस बार प्रतीक आवंटन नहीं होगा तो उसको हटाया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किए गए प्रतीकों की सूचना तुरंत दी जाएगी। जब प्रतीकों का मतलब आवंटन होगा तुरंत उस प्रत्याशी को या उसके प्रत्याशी के अभिकर्ता को तुरंत बताया जाएगा। प्रतीक आवंटन के तुरंत बाद चुनाव का डेट जो होगा उस पर चुनाव हो जाएगा। चुनाव होने के बाद परिणाम की घोषणा होगी। तो अभी तक हमने देखा किस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है। फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है निर्वाचन अधिकारी, फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी, वो मतदान अध्यक्ष मतदान अधिकारी को नियुक्त करता है। फिर उसके बाद मतदान अभिकर्ता और निर्वाचन अभिकर्ता, दो प्रकार के अभिकर्ता बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नामांकन पत्र की बिक्री होती है। बिक्री खरीदने के बाद जब लोग खरीद लेते हैं, फॉर्म भर के जमा करते हैं, उसके बाद उन फॉर्मों की जांच होती है, किसका फॉर्म सही है किसका गलत है। उसके बाद नामांकन वापसी का डेट होता है। नामांकन वापसी में जितने भी कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले लेते हैं उनके बाद जो भी बचे होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनके हिसाब से वर्णमाला के अनुसार उनका नाम लिखा जाता है और उनको प्रतीक का आवंटन किया जाता है। प्रतीक आवंटन करने के बाद चुनाव होता है। तो चुनाव तब होता है अगर सविरोध निर्वाचन में, मतलब कई लोग अगर चुनाव लड़े हैं तो उस जगह पे चुनाव होगा। अगर कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, केवल एक बंदा चुनाव लड़ा, तो निर्विरोध निर्वाचन होता है। जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार है तो वह ऐसे उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। मतलब उसी दिन जब ये निर्वाचन उसने अपना चेक किया, जांच किया कितने लोग चुनाव लड़े हैं किसी पद के लिए, अगर वो अकेला पाया जाता है तो उसी दिन उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। निर्विरोध निर्वाचन इस प्रकार से होता है। उसके बाद सविरोध निर्वाचन होता है। सविरोध निर्वाचन क्या है? तो सविरोध निर्वाचन में कई प्रत्याशी लड़े होंगे, एक से ज्यादा। जहां नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह ऐसी रीति से जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट की जाए सूची को तुरंत प्रकाशित करेगा। और जैसे हमने पहले देखा, सूची को प्रकाशित करेगा और उनको प्रतीक का आवंटन देगा और उसी हिसाब से मतदान इस नियमित निर्धारित दिनांक को स्थान पर समय के दौरान होगा। मतलब जो डेट चुनाव का होगा, स्थान होगा, जगह होगी, टाइम होगा, उसी हिसाब से चुनाव कराया जाएगा। प्रतिबंध इसमें यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किए समय वैध रहा हो, पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा। उसके बाद दूसरा प्रतिबंध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने नोटिस के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किए जाने के निमित्त पात्र न होगा। जिसने भी चुनाव से अपना नाम वापस लिया है उसका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा, नामांकन जिसने भी वापस लिया है। अब जो मतदान स्थल है उसमें प्रवेश कौन कौन करेगा? अब बात आ गई, चुनाव हो गया, प्रतीक आवंटन हो गया, चुनाव का दिन आ चुका है। चुनाव के दिन जहाँ पर चुनाव होना है, मतदान स्थल है, वहां पर प्रवेश कौन कौन करेगा? आपके हिसाब से बताइए कौन कौन प्रवेश करेगा? आपने अगर कभी वोट दिया हो तो आपको पता ही होगा कि जो वोट देने वाले हैं वे प्रवेश कर सकते हैं और जो वहाँ के काम करने वाले हैं, मतलब एम्प्लॉय हैं, वो जा सकते हैं। देखिए, मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों को प्रवेश को अलाउ करेगा।
और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा। जो मतदान अध्यक्ष होगा, वहाँ का पोलिंग ऑफिसर होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि मतदान स्थल पर केवल निर्वाचक मतलब उस गांव के जो वोटर हैं वो अंदर जाएंगे और इन लोगों के अलावा और कोई अंदर नहीं जाएगा। तो कौन कौन से लोग हैं? मतदान अधिकारी, मतलब जो पीठासीन अधिकारी हैं वो प्रत्येक उम्मीदवार जो जो चुनाव लड़ा है वो उसका निर्वाचन अभिकर्ता, जिसने उसको मतलब जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना निर्वाचन अभिकर्ता घोषित जिसे किया है वो अंदर रहेगा। उसके अलावा मतदान अभिकर्ता मतलब एजेंट, पोलिंग एजेंट, और पुलिस अधिकारी और कर्तव्यरूढ़ अन्य लोक सेवक, मतलब पुलिस विभाग रहेगी, पैरामिलिट्री है तो वो भी रहेगी। इसके अलावा निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा, अगर कोई वोट देने गया है उसका कोई छोटा बच्चा है तो गोद में वो भी जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई अंधा व्यक्ति है, अशक्त है, तो उसके साथ कोई साथी बनकर जाएगा उसके साथ और वोट दिलवाएगा। वोट तो उसे खुद जाकर देना पड़ेगा जो गया है, लेकिन उसके साथ साथ पोलिंग बूथ के अंदर तक वो जा सकता है। और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पर आने दे, जैसे चाय वाले, नाश्ता वाले, इन सब को मतदान अध्यक्ष अलाउ कर सकता है समय समय पर आने के लिए। इसके अलावा मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उप नियम 2 के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बंद कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा। नियम 14 के उपनियम 2 के हिसाब से अगर टाइम 5 बजे है कि 5 बजे चुनाव बंद हो जाएगा, तो 5 बजे के बाद वह किसी भी वोटर को अंदर प्रवेश नहीं देगा, वो उसका अधिकार है। देखिए इसमें एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है कि अगर कोई निर्वाचक 5 बजे से पहले मतदान स्थल में घुस के लाइन में लग गया है, लेकिन अगर उसने अभी तक वोट नहीं दिया है, तो जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं सबको वोट दिलाने की जिम्मेदारी निर्वाचन जो मतदान अध्यक्ष है उसकी होगी। उसके बाद यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उप नियम 2 के प्रतिबंधात्मक खंड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बंद किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाए या न, कि अगर अभी जो लास्ट फैसला है कि जो लाइन में लगे लोग थे वो पहले 5 बजे के पहले से लगे थे कि बाद से लगे थे, या अंतिम फैसला मतदान अध्यक्ष का होगा, वो चाहे तो किसी को वोट अंदर देने मतलब पोलिंग बूथ के अंदर घुसने दे या ना घुसने दे, उसके हिसाब उसका निर्णय अंतिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। मतलब अंतिम फैसला मतदान अध्यक्ष का ही है वो। मतदान की प्रक्रिया कैसे होगी? इस विषय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर, अब मतदान स्थल की घोषणा हो गई, लोग अंदर घुस गए, अब मतदान कैसे होगा? इस विषय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जाएगा। मतलब एक मतदान पत्र होगा, उस पर प्रत्याशियों का नाम लिखा होगा और उसके सामने उनका चिन्ह, प्रतीक, आवंटन जो है वो होगा। उसके सामने आपको एक मुहर दी जाएगी, उस मुहर के उनके नाम के सामने आपको लगाना होगा। और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान प्रॉक्सी की रीति से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रॉक्सी का मतलब है कोई और अन्य व्यक्ति किसी के स्थान पर वोट नहीं दे पाएगा। मत पत्र प्रत्येक मत पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए। जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग प्रपत्र बना के देगा वही हर गांव में भेजा जाएगा। किसी निर्वाचक को मत पत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिन्ह की मुहर लगाई जा सकेगी जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। मतलब जो मुहर होगी उसी हिसाब से होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग जिसको अनुमोदित करे। अभी तो स्वास्थ्य का चलता है ग्राम पंचायतों के चुनाव में। अब मतदान की सूचना। मतदान का स्थान मतदान केंद्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा। मतदान क्षेत्र भी निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थान या मतदान केंद्र पर मत देना हो बताया जाएगा उन्हें चुनाव से पहले ही कि कहाँ पर वोटिंग होनी है, कौन से कमरे में होनी है, कौन कौन से वार्ड की कौन कौन से पोलिंग बूथ पर वोटिंग होनी है। नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि चिपकाई जाएगी वहां पर जहाँ पर चुनाव होना है। मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था है, जहाँ पर वोटिंग दी जाएगी वहाँ पर पर्दा से ढका होगा, वहां पर आपको कोई नहीं दे सकता कि आपने किसको वोट दिया है।
स्थितियों में मतदान की क्या व्यवस्था है, मतदान का स्थान क्या होगा। अगर मारपीट, बलवा या कोई किसी प्रकार की समस्या आती है या प्राकृतिक विपत्ति के कारण चुनाव नहीं हो पाता, तो ऐसे मतदान स्थल का पुनः निर्धारण किया जाएगा। गणना के लिए समय स्थान नियत करना, इसकी भी जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी की होगी। निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान के पूरा होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से होगा, और वहाँ वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहाँ पर मतों की गणना की जाएगी। सरकारी किसी कॉलेज वॉलेज में मतगणना की जाती है। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, और जब परिणाम की घोषणा की जाएगी तो निर्वाचन अधिकारी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित करेगा। मतलब एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें निर्वाचन अधिकारी का साइन होगा और वह उसको विजयी घोषित करेगा। अगर कोई स्थान, कोई गांव में चुनाव हुआ लेकिन चुनाव नहीं हुआ या हुआ उनमें रिक्त पद नहीं भरे गए, मतलब प्रधान का चुनाव हुआ ही नहीं, किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो किसी स्थान के रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्ति शीघ्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाए ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा। ठीक है। फिर नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लेखित प्रत्येक मत के लिए नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा, और इस अध्याय के उपबंध यथासंभव ऐसी रिक्त को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे। मतलब अक्सर सदस्य का ये सीट खाली रह जाता है, जो वार्ड सदस्य होते हैं उनको भरने के लिए कहा जाएगा। यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम 1 के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जा सके तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। 2 बार कोशिश करेगा कि सारी सीटें भर दी जाएं, लेकिन अगर फिर भी नहीं भरी जाती, जो निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट है इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दे देगा। और इसी प्रकार से हमने जो ये हमारा चैप्टर था राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, इसको हमने खत्म किया है, पूर्ण रूप से देखा है इसे। फिर अब इसके बाद हम इसी के संबंध में जो भी एमसीक्यू होंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और एमसीक्यू में जब आप देखेंगे एमसीक्यू और इस वीडियो को, आप दोनों वीडियो को देख चुके होंगे राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, तो आप उन एमसीक्यू को आराम से लगा सकेंगे। और उन एमसीक्यू को जब लगाएंगे तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो अगला वीडियो होगा उसमें इसी चैप्टर का राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन भूमिका से जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको पूछा जाएगा, और आप भी तैयार रहिएगा उन एमसीक्यू को जवाब देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।